नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डेरिवेटिव्स का रिवीजन कर रहे थे हम लोग और डेरिवेटिव्स के क्लास 1 में हमने प्राइमरी ओवरव्यू लिया था अबाउट डेरिवेटिव्स होता क्या है, और उसके अलावा थोड़े से टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हमने देखे थे। लाइक फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, लाइक फ्यूचर्स क्या होते हैं, लाइक ऑप्शन क्या होते हैं, लाइक स्वॉप्स क्या होते हैं। प्लस हमने थोड़े डिटेल में क्वेश्चंस गिने थे अबाउट कॉल व पुट क्या होते हैं, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं ये हर रिवीजन वीडियो में रिपीट करूंगा कि ये रेलेवेंट तभी होगा जब आपने पहले चैप्टर एक बार कर रखा है एंड इट इज लाइक कि थोड़ा पुराना आप याद कर रहे हैं या एग्जाम नज़दीक है तो इसको अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट टाइम के लिए ये इतना हेल्प नहीं करने वाला है। कल हमने कुछ टॉपिक्स जॉट डाउन किए थे, ठीक है, लाइक कॉल पुट, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन, बर्मुडा ऑप्शन, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, बाइनोमियल ऑप्शन, वैल्यूएशन जिसमें आता है पुट कॉल पैरिटी, रिस्क न्यूट्रल, रिस्कलेस एज, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, ब्लैक स्कोल्स, रियल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और ग्रीक्स। क्योंकि मैं थोड़ा उस तरीके से जा रहा हूं कि इजी टू एडवांस जाएंगे हम लोग, तो अभी हम थोड़ा कवर करेंगे हमारे ऑप्शन वैल्यूएशन में बाकी जो टॉपिक्स थे, रिस्कलेस एज, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, देन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे विथ अदर टॉपिक्स। तो कल हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ आस्क क्वेश्चंस भी हमने किए थे हमारे फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड हमने फर्स्ट लेक्चर को कंक्लूड किया था यहाँ पे रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। मैंने कहा था कि आपको वैसे मॉड्यूल में एक ही पार्ट दे रखा है बट दे माइट आस्क, क्योंकि पहले था रिस्कलेस हेज भी था, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो भी था एंड क्वेश्चन में भी वो लोग बोल देते हैं कैलकुलेट द हेज रेशियो, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग, ऐसा कुछ दे दे तो हमें बाकी दो को भी पता होना चाहिए। फंडामेंटली सबसे वैल्यूज जो है वो सेम ही आएगी। बाइनोमियल ऑप्शन वैल्यूएशन कब लागू होता है, जब हम लोगों को क्या दो ही प्राइजेस दे रखी होती है एट द एंड ऑफ nth ईयर एंड उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है, तो उसके बेस पे करंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होना चाहिए, कॉल हो तो अलग होगा, पुट हो तो अलग होगा। तो पहले हम जो रिस्क न्यूट्रल से क्वेश्चन गिना था हमने लेक्चर नंबर 1 में रिवीजन के, उसी को ही बाकी दो अप्रोच से देखते हैं एंड एक बार रिस्क न्यूट्रल फटाफट फटाफट हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज भी कर लेते हैं कि क्या हमने रिस्क न्यूट्रल वाले अप्रोच में देखा था। रिस्क न्यूट्रल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट वैल्यू ऑफ द स्टॉक टुडे इज इक्वल्स टू फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस इनटू रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज का प्रेजेंट वैल्यू। सो हम लोगों को नॉर्मली इसमें दो प्राइजेस दे रखी होती है, जैसे जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस या तो कितना हो जाएगा 780 या कितना हो जाएगा 480। तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्या इक्वेशन होगी, वैल्यू ऑफ द स्टॉक टुडे विच इज व्हाट 600 इज इक्वल्स टू 780 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप प्लस 480 इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप। क्योंकि दो ही ऑप्शन है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो एक अगर अप की x है तो दूसरे की 1 माइनस x होगी। ये तो फ्यूचर की प्राइस है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम उसको पीवी कर देंगे तो आज की वैल्यू आएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई थी 0.45 और 0.55। फिर हम आगे क्या करेंगे, अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक 780 हो जाता है तो हमारा कॉल ऑप्शन एक्सपायरी पे 150 रुपए का होगा। कोई पूछ सकता है कि सर कैसे, बिकॉज एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू 0 हो जाती है, हमने देखा था, तो जो भी वैल्यू होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। और 630 हमारा क्या है, 630 इज आर स्ट्राइक प्राइस, तो 780 वैल्यू हो जाएगा, 630 स्ट्राइक प्राइस है तो 150 रुपए, और 480 जब प्राइस हो जाएगा तो 0 रुपीज। तो या तो प्राइस 150 होगा, सॉरी कॉल ऑप्शन का वैल्यू 150 होगा या फिर कॉल ऑप्शन का वैल्यू 0 होगा। 150 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.45 और 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.55। इसको जब हम पीवी पे लाएंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन हो गई विच इज समवेयर अराउंड 65.8। ये हमने रिस्क न्यूट्रल अप्रोच से देखा था और फिर मैंने इसकी एक समरी भी बता दी थी आपको कि रिस्क न्यूट्रल बाइनोमियल ऑप्शन वैल्यूएशन में हम क्या करेंगे,
पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू ये वाला अंडरलाइंग अजम्पशन पुटअप करेंगे, उसके हिसाब से सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप और डाउन ढूंढेंगे। उसी चीज को हम इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन। हो सकता है आपको एक सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों नहीं लिया, टोटल वैल्यू क्यों नहीं लिया, टोटल वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सपायरी पे सेम ही होगी। इसमें बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं 600 से कंपेयर कर लेंगे इन द गिवन केस। 600 करंट मार्केट प्राइस है, हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना है 630, तो हमें 630 के हिसाब से 150 और 0 लेना चाहिए, उस हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। वैल्यू ऑफ पुट होता अगर इसी क्वेश्चन में तो प्रोबेबिलिटी सेम ही आती, लेकिन हम लोग जब 630 का 780 हो रहा है तो पुट की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस और 0 विच एवर इज हायर। जब 480 होगा तो हमारा वैल्यू कितना हो जाता है, उस केस में हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, अगेन 150 ही आएगा। सो 150 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन अपॉन 1.045 से हमारा वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। ये हमने कौन सा अप्रोच देखा था, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। अब रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच के बाद हम देखेंगे दो और अप्रोचेस, ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम दूसरे फैक्टर से करेंगे, ठीक है। हम ये क्वेश्चन ये रहा यहीं पे ही दिया हुआ है, इसको हम लोग करते हैं रिस्क लेस हेज अप्रोच। रिस्क लेस हेज अप्रोच क्या हो जाएगा, रिस्क लेस हेज अप्रोच मतलब हम डेल्टा शेयर्स और एक कॉल यूज करेंगे, क्योंकि हेज रेशियो क्या होता है, एक कॉल अगर मैं खरीद रहा है बेच रहा हूं, मेरे को कॉल की वैल्यू तो ढूंढनी है, तो पर वन कॉल हमेशा एक शेयर हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टॉक का प्राइस है वो तो ऊपर नीचे अलग प्रोपोर्शन में होगा। तो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच इज हेज्ड। और हेजिंग कैसे होगा, अगर मैं स्टॉक लॉन्ग कर रहा हूं तो मुझे कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, बिकॉज स्टॉक बढ़ेगा तो मुझे कैश मार्केट में फायदा होगा, अगर कॉल शॉर्ट करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, और प्राइस गिरेगा तो मुझे स्टॉक पे नुकसान होगा, पर अगर प्राइस गिरेगा तो मुझे शॉर्ट कॉल पे फायदा होगा। बट दोनों का 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो मुझे लिमिटेड गेन होगा, जब ऊपर जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। इसलिए वन कॉल के अगेंस्ट वन शेयर नहीं है, वन कॉल के अगेंस्ट कितना है, डेल्टा शेयर्स है। तो आई एम डूइंग व्हाट, आई एम हेजिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो विच इज व्हाट, डेल्टा एस शेयर्स एंड शॉर्ट कॉल, वन शॉर्ट कॉल ऐसा बोल सकते हैं, डेल्टा एस शेयर्स एंड व्हाट, वन शॉर्ट कॉल। अब क्या होगा, वापस अगर इस ऑप्शन का पार्ट देखें तो अगर प्राइस 780 हो जाता है तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 780 डेल्टा, डेल्टा इज नंबर ऑफ शेयर्स, 780 विल बी द प्राइस, माइनस 150। कैसे 150, क्योंकि 630 स्ट्राइक प्राइस है, 780 वैल्यू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को 150 रुपए का लॉस हो जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को गेन होगा क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है। और अगर प्राइस 480 हो जाता है तो डेल्टा 480 माइनस 0। सर आपने इनको इक्वल टू साइन क्यों लगाई है, क्योंकि मेरा अंडरलाइंग अजम्पशन ही क्या था, मैंने क्या किया है, एक हेज्ड पोर्टफोलियो बनाया है। हेज्ड पोर्टफोलियो का मतलब प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो 780 होगा तो जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी कितनी होगी पता नहीं, क्योंकि मुझे डेल्टा तो पता नहीं है, और अगर प्राइस 480 हो गया तो कितनी होगी पता नहीं है, बट दोनों की वैल्यू इक्वल होगा ये पता है। और ये 150 और 0 कहां से लाया मैं, कंपेयरिंग इट विथ 630, बिकॉज 630 से 780 होगा, आई एक्सरसाइज सामने वाली पार्टी, 630 से 480 हुआ, वोंट एक्सरसाइज, तो तब 0 और इधर 150। इससे मेरा डेल्टा क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो डेल्टा आ जाएगा 150 अपॉन 300 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.5। इसको बोलते हैं हम हेज रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, हेज रेशियो। अगेन इसको क्या बोलेंगे, हेज रेशियो, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है मॉड्यूल में, मैंने आपको क्रिएट करके बताया। डायरेक्ट फॉर्मूला इज स्विंग ऑफ द स्टॉक प्राइस अपॉन स्विंग ऑफ द कॉल। कॉल 150 और 0 ही होगा, और प्राइस 780 से 480, मतलब प्राइस में जब 300 का मूवमेंट आता है तो
कॉल में 150 का ही मूवमेंट आ रहा है, डेल्टा वही तो होता है, द रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉल और पुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द मार्केट प्राइस। तो 300 रुपए पे इधर 150 रुपए का चेंज आ रहा है, मतलब 0.5 ही है, बट रट्टा नहीं करने का, समझने का कि क्या हुआ है। आई हैव क्रिएटेड अ हेज्ड पोर्टफोलियो एंड ऊपर जाए के नीचे जाए मेरी प्राइस सेम होगी, तो मैंने एक जगह एक वैल्यू रखी, दूसरी जगह एक वैल्यू रखी, डेल्टा से वैल्यू निकाला, तो मेरा वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 0.5। अब इस 0.5 को वापस पुटअप करेंगे अगर, तो मतलब कुछ भी हो जाए मेरे इस पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी, करो 780 इंटू 0.5, 390 माइनस 150, 240 वैल्यू होगी। ठीक है, इधर भी अगर मैं पुटअप करूंगा तो 240 होगी। मतलब कुछ भी हो जाए 3 महीने बाद, 3 महीने ही थे ना, यस, कुछ भी हो जाए 3 महीने बाद मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होने वाली है, 240। हाँ के ना, अगर 3 महीने बाद 240 होने वाली है तो आज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, आई थिंक रिस्क फ्री रेट वाज गिवन एज 10% और 3 मंथ्स है तो 025 इज इक्वल्स टू डेल्टा 0.5 दिया हुआ है मुझे। ठीक है, आज की प्राइस कितनी है, 600 माइनस सी, क्योंकि सी तो अब मुझे ढूंढना है। सर 600 कहां से लाए, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू बोलो क्या है, डेल्टा एस माइनस सी, बाद में 240 होगा तो आज 240 डिवाइडेड बाय 1.025 होगा, दिस इज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो नाउ, दिस इज डेल्टा इनटू स्टॉक प्राइस नाउ, तो जो गैप है वो क्या हो जाएगा, सी। करो ना, डेल्टा 600 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 300 माइनस सी इज इक्वल्स टू, करो 240 डिवाइडेड बाय 1.025 कितना आ गया, 234.15। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65.85। अरे सर कल भी तो यही आया था, बिल्कुल, मैंने बोला ही था कि रिस्कलेस एज गिनो, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो गिनो या रिस्क न्यूट्रल गिनो, सेम ही आएगी। फिर से बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। क्या है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, हमने एक हेज्ड पोर्टफोलियो बनाया जिसमें मैंने डेल्टा शेयर्स लिए और एक कॉल लिया, पर कॉल डेल्टा शेयर्स, पर शॉर्ट कॉल डेल्टा शेयर्स लॉन्ग करूंगा मैं, तो अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये वैल्यू होगा, प्राइस नीचे जाती है तो ये वैल्यू होगा, और क्योंकि मैं हेज्ड हूं तो दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, बिकॉज हेज मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, तो ऊपर जाए के नीचे जाए पोर्टफोलियो का वैल्यू सेम होगा। तो इसके बेसिस पे हमारा डेल्टा कितना आ गया, 0.5। डेल्टा को पुट किया तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 महीने बाद कितनी होगी, 240। अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 महीने बाद 240 है तो पोर्टफोलियो की वैल्यू आज कितनी होगी, 240 डिवाइडेड बाय 1.025, ये आज की वैल्यू होगी। सामने आज की स्टॉक प्राइस दे रखी है 600, डेल्टा मैंने 0.5 ढूंढा हुआ है, तो क्या मिसिंग है मेरा, सी। इसको पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वाया विच अप्रोच, ये मेरा सेकंड अप्रोच हो गया जिसका नाम है रिस्क लेस हेज अप्रोच। रिस्कलेस मतलब, ठीक है, मेरे को रिस्कलेस प्रॉफिट होगा, ठीक है, और मैं कंप्लीटली हेज्ड हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मेरी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। ये फैक्टर हमें ध्यान में रखते, दिस इज रिस्कलेस हेज अप्रोच। और सर एक और नेक्स्ट भी तो है ना, यस, देयर इज वन मोर मेथड दैट इज देयर जिसका नाम है रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। क्या, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। नाउ व्हाट इज रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो मतलब प्रिंसिपली हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो रेप्लिकेट करना है, एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो कॉल के वैल्यू को रेप्लिकेट करे। अगेन, हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो कॉल के वैल्यू को रेप्लिकेट करे। अगेन मैं उसमें क्या लूंगा, डेल्टा एस शेयर्स लूंगा और बी अमाउंट बोरो करूंगा। तो ये आज बाहर जा रहा है मेरा, डेल्टा एस खरीदूंगा तो पैसा बाहर जाएगा, बी अमाउंट बोरो करूंगा तो अंदर आएगा। दिस शुड इक्वेट टू व्हाट, वैल्यू ऑफ कॉल, वैल्यू ऑफ कॉल। आई एम क्रिएटिंग अ रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, दिस रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो इज गोइंग टू replicate the value of call. So I am going to do what, delta S is what, my number of shares, ठीक है, into stock price, and B is what, the amount of borrowing. अब 3 महीने बाद क्या होगा, वही चीज है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल डाल दिया। अभी बताऊंगा तो आप बोलोगे रिस्कलेस हेज ही तो कर रहे क्या ही है। हाँ, हो सकता है इसलिए भी आईसीआई ने हटा दिए हो 2 मेथड,
बट पैटर्न सेम है और आपको कोई कोई क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड आउट द हेज रेशियो, तो 0.5 आएगा, पता होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो अगर प्राइस 780 हो जाता है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 780 डेल्टा माइनस 1.025 बी। कहां से लाया मैं 1.025 बी, बताइए। आज भी अमाउंट बोरो किया है तो 3 महीने बाद 2.5% एक्स्ट्रा देंगे उस पे, इज इक्वल्स टू कितना, 150। ओके, एंड 480 डेल्टा माइनस 1.025 बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, 300 डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, इज इक्वल्स टू 150। तो डेल्टा कितना आ गया मेरा, 0.5। इस डेल्टा को मैं इस पोर्टफोलियो में पुट करता हूं, इस डेल्टा को मैं इस पोर्टफोलियो में पुट करता हूं, तो 0.5 इंटू 780 कितना हो जाएगा, 390 माइनस 1.025 बी इज इक्वल्स टू 150 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 240 इक्वल टू 1.025 बी, वही नंबर्स आ रहे हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। 240 डिवाइडेड बाय 1.025 इज इक्वल्स टू बी। अभी रिवाइज करा रहा हूं तो मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूं, ठीक है, बाकी हमने क्लास में देखा हुआ था। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 234.15, ये हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आज क्या हो रहा है, आज हमारा होगा 600 डेल्टा माइनस 234.15 इज इक्वल्स टू सी, बिकॉज डेल्टा एस माइनस बी वॉज इक्वल टू सी। तो ये 0.5 आया है तो 300 लिख दूंगा इधर, 300 माइनस 234.15 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 65.85 रुपीज। ऑल सेम इन ऑल द केसेस, चाहे वो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो रिस्क लेस हेज हो, चाहे वो रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो हो, इट्स एब्सोल्युटली सेम इन ऑल द केसेस, सब में सेम ही है वो। तो अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न तीनों में सेम ही है, इंफॉर्मेशन भी सेम ही है। अब ये देख सकते हैं, देखो, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट इफ ही वांट्स अ परफेक्ट हेज। क्या लिखोगे, फॉर एवरी वन शेयर, ठीक है, फॉर एवरी वन कॉल ही शुड हैव हाफ शेयर्स, या फॉर एवरी वन शेयर ही शुड हैव 2 कॉल्स, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, अपने को पता चल जाएगा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोगों को पुट अप करना है। दैट्स हाउ वी विल वर्क विद द बेस। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन, कितना बैठेगा बताइए रिटर्न ऑन द ऑप्शन, कितना बैठेगा रिटर्न ऑन द ऑप्शन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन। आज मेरा वैल्यू कितना आया है ऑप्शन का, 65.85, ठीक है। 3 महीने बाद वैल्यू कितनी होगी अगर हम देखें तो, ठीक है, 3 महीने बाद 64.25 होगी, ठीक है, या तो 150, ठीक है, या वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 150 की प्रोबेबिलिटी हमको पता है, कितनी है 150 की प्रोबेबिलिटी बताइए, इधर 0.45 है हमारी, करो 150 इंटू 0.45 कितना हो जाएगा, 67.5, ये 0 है अगर ओवरऑल वैल्यू देखे तो यहां से हम लोग तो जो पीवी कर रहे हैं वही बेसिस रहेगा, ठीक है, अगर हम लोग जो पीवी देख रहे हैं तो वही बेसिस रहेगा। लेकिन आप इसको और कैटेगराइज करके भी बोल सकते हैं कि प्राइस अगर 780 हुआ तो हमारा इतना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, प्राइस अगर 480 हुआ तो इतना वैल्यू हो जाएगा। अभी प्रेजेंट कॉम्बिनेशन में तो क्योंकि हमने रिस्क फ्री रेट यूज किया है तो वही रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, हमारा बैठने वाला, क्योंकि हमने उसी से तो पीवी किया है तो वही तो चेक बेस आएगा। बट इफ यू विल टेक अ स्पेसिफिक प्राइस, जैसे 780 लिया हमने, तो क्या होगा हमारा 780 के बेसिस पे 300 प्राइस हो जाएगा, नहीं 150 प्राइस हो जाएगा, ठीक है, और अगर 480 हुआ तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी करके कंबाइन करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी 2.5, क्योंकि उसी को तो यूटिलाइज किया हम। तो अगर मैं एक टेबल पे पुटअप करूं कि
क्या वैल्यूज होनी चाहिए। तो 3 मेथड हो जाते हैं हमारे, ठीक है। एक कौन सा हो जाता है, रिस्क न्यूट्रल मेथड, एक क्या हो जाता है, रिस्क लेस हेज मेथड, और एक क्या हो जाता है, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो। अब रिस्क न्यूट्रल में हम लोग क्या करेंगे, रिस्क न्यूट्रल में हमारा प्राइमरी अजम्पशन है क्या, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इनटू एमपीएस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इनटू एमपीएस अपॉन 1 प्लस आरएफ। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा, ठीक है, बेसिक अजम्पशन। इससे हम लोग क्या ढूंढेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको हम ऑप्शन की वैल्यू में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ ऑप्शन बाय यूजिंग 2 थिंग्स, 1 स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, बट दैट वैल्यू विल बी आफ्टर n months। तो उसको क्या करोगे, डिस्काउंट इट एट पीवी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। उसमें ध्यान रखना, कॉल है तो जब ऊपर जाएगा तब एक्सरसाइज करेंगे, और पुट है तो क्या होगा, जब नीचे जाएगा तो एक्सरसाइज करेंगे। रिस्कलेस हेज में क्या करते हैं आप लोग, वी क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच हैज delta shares and short one call in such a way that it is perfectly hedged। perfectly hedged का मतलब क्या होता है, ऊपर जाए कि नीचे जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। we create a portfolio which has delta shares and short one call in such a way that it is perfectly hedged। मतलब डेल्टा एस माइनस सी। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे, डेल्टा एस माइनस सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस सी, और उससे क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट, फाइंड डेल्टा, ठीक है। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो n months hence by substituting delta s and c। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, बेसिकली फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, एंड कंपेयर इट विद डेल्टा एच माइनस सी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। इसमें ये करंट मार्केट प्राइस आएगा, ये हमने फाइंड किया है ऑलरेडी, ये हमको ढूंढना है, ये हम लोगों ने देख लिया है। दिस इज रिस्कलेस हेज। एंड रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो क्या आएगा, वी क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच replicates the value of call। तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। फिर यूज गिवन एमपीएस एंड आरएफ टू क्रिएट सिनेरियोस, ठीक है, एंड फाइंड डेल्टा एंड बी। फिर सब्स्टिट्यूट करंट मार्केट प्राइस एंड बी इन डेल्टा एस माइनस बी टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉल। दिस इज हाउ दिस इज डन। सर पुट का पूछ ले तो देखो, रिस्क न्यूट्रल से पुट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी दोनों में आप क्या करना, कॉल का वैल्यू ढूंढना और पुट कॉल पैरिटी में पुट कर देना, ठीक है। वहां से आपको क्या आ जाएगा, पुट का वैल्यू आ जाएगा। वैसे रिस्कलेस एज में आप डेल्टा एस माइनस सी की जगह क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस प्लस पी, क्योंकि जब पुट यूज करके हमें हेजिंग करना है
तो हम स्टॉक लॉन्ग करेंगे, पुट भी लॉन्ग करेंगे। क्यों? बिकॉज स्टॉक में जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो पुट भी, लॉन्ग पुट में क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा और स्टॉक में फायदा होगा, तो आमने सामने हेज हो गया। बट नॉर्मली they won't do it like this. What they'll do is they'll find the value of call normally and substitute it in put call parity to find out the value of put. However, if there is nothing given, you must always use risk neutral. इंस्टीट्यूट ने इलस्ट्रेशन में भी वही दे रखा है, बट कहीं कहीं क्वेश्चंस में इसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है, तो वो वैल्यू ढूंढनी बहुत जरूरी हो जाती है, ये हमें ध्यान में रखना है। सो दिस इज योर 3 बाइनोमियल ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल्स जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। रिस्क न्यूट्रल, रिस्कलेस हेज, ठीक है, एंड रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। हेज रेशियो पूछ ले, दोनों से आप इजीली पुटअप कर सकते हो। डेल्टा हो गया हेज रेशियो, ठीक है। डायरेक्ट तरीका है डेल्टा का, स्विंग ऑफ स्टॉक, ठीक है, सॉरी, स्विंग ऑफ कॉल अपॉन स्विंग ऑफ स्टॉक, ठीक है। जैसे 300 रुपए का स्टॉक का स्विंग था, 150 रुपए का कॉल का था, 150 बाई 300 0.5 के बेसिस पे वैल्यू डिटरमाइन। नेक्स्ट क्या आता है इसमें? नेक्स्ट आता है टू वे बाइनोमियल ऑप्शन। इसमें क्या बोला हुआ है, देखते हैं क्या बोला है। कंसिडर अ 2 year कॉल ऑप्शन, कंसिडर अ 2 year कॉल ऑप्शन with a strike price of 50 on stock, the current price of which is also 50. तो strike price भी 50 है, current price भी 50 है। Assume that there are 2 time periods of 1 year each, and in each year the stock price can move up or down by equal percentage of 20. तो ऐसे बना लेने का, इसको नोड्स बोलते हैं। 50 से कितना होगा, बेसिकली या तो कितना हो जाएगा हमारा 40, या कितना हो जाएगा हमारा 60। दिस इज आफ्टर 1 year। देन वापस यहां से कितना हो जाएगा, या तो 32 या कितना हो जाएगा 48, एंड अगेन यहां पे भी 48 और कितना हो जाएगा 72। ये नोड्स है। अब नोड से वैल्यू कैसे पुटअप करना है? ड्रॉ 2 step बाइनोमियल ट्री शोइंग प्राइसेस एंड द पे ऑफ एट ईच नोड। मतलब इधर इधर इधर, ये हमें देखना है, ठीक है। अब कैसे पुटअप करेंगे? देखो हर जगह 20% है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप डाउन हर पेज में सेम ही आएगी। ऐसा ही पूछते हैं क्या? हाँ। तो क्या करेंगे, कहीं से भी पुटअप कर लो अगर वैल्यू, वैसे तो हमें पता है कि स्ट्राइक प्राइस 50 है, तो इधर तो वैल्यू 0 ही होनी है, इधर भी वैल्यू 0 ही होनी है। काहे 0 बोलिए? क्योंकि 50 से कम ही है दोनों, तो अगर यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, तो इस नोड पे तो वैल्यू 0 ही होगी, इधर भी वैल्यू 0 ही होगी। इधर वैल्यू कितनी होगी? 22 या 12, 22, क्योंकि हम 60 से नहीं कंपेयर करेंगे, स्ट्राइक प्राइस विच इज व्हाट 50, उससे कंपेयर करने वाले, उससे कंपेयर करने वाले। तो 60 पे क्या वैल्यू होगी, उसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिएगी। तो चलो हम ढूंढ लेते हैं, क्या करेंगे। 60 इज इक्वल्स टू 72 PU प्लस 48 इंटू 1 माइनस PU अपॉन 1.06। सर एज इट इज क्यों ले लिया? क्योंकि 1 ईयर का टाइम फ्रेम है, तो ये इधर जाएगा तो कितना बैठेगा, ये 63.6 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 24 PU। सो PU की वैल्यू क्या हो जाती है अगर हम देखें तो 15.6 डिवाइडेड बाय 24। कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप 0.65। अगर 0.65 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन कितना आएगा? 0.35। सर अगर हम 50 और 40 और 60 लेते तो भी यही आता क्या? हाँ, करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, इधर तो 0 0 ही है हमारा, यहां पे क्या होगा 22 इंटू 0.65, ऐसा करूंगा क्या बच्चों बोलिए, प्लस 0 इंटू 0.35, ये हमारी इधर की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1.06।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये नोड 1 हो गया, ठीक है, ये नोड 2 हो गया, ये नोड 3 हो गया, तो वैल्यू ऑफ कॉल एट नोड 3 विल बी दिस, विच इज हाउ मच, 13.49 रुपीज। तो इधर इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 रुपीज, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 13.49। 10 कैसे बोल रहा है कोई, 50 और 60 का डिफरेंस, क्योंकि 50 हमारी स्ट्राइक प्राइस है, बट बाद में वैल्यू 10 की जगह ज्यादा क्यों है इधर, बिकॉज यहाँ 22 होने की संभावना है, उस प्रोबेबिलिटी को फैक्टर इन कर रहा हूं। तो अब इधर वैल्यू कितनी है 13.49, इधर वैल्यू कितनी है 0, और प्रोबेबिलिटी मेरी सेम ही रहेगी क्या, यस सर मैच कर दो, तो देख लो 50 इज इक्वल्स टू 60 इंटू पी यू प्लस 40 इंटू 1 माइनस पी यू अपॉन 1.06, इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 53 इज इक्वल्स टू क्या बैठेगा ये 20 पी यू प्लस 40, उधर ले जाओ 13 इज इक्वल्स टू 20 पी यू इज इक्वल्स टू 13/20, कितना आ गया 0.65, तो प्रोबेबिलिटी भी सेम ही है हमारी। तो अब मेरा वैल्यू ऑफ कॉल एट N1 कितना आ जाएगा 13.49 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय 1.06, निकाल लीजिए कितना आएगा ये 8.27। अच्छा खासा टाइम हो गया है कि 2 वे बाइनोमियल ऑप्शन पूछा हो इंस्टीट्यूट ने, तो आ सकता है एग्जाम में, बहुत बेसिक है, रिस्क न्यूट्रल यूज करके मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, आराम से कुछ नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। हमें क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन, ढूंढ लिया हमने, यस। फिर ऑल्सो स्टेप द बाइनोमियल मॉडल ट्री शोइंग प्राइजेस, आ गया हमारा 0 13.49, ठीक है, एंड कितना है हमारा यहाँ पे 8.27। पे ऑफ पूछा है, मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, उसके लिए एक अलग बना लेने का, ये मैंने बना ही लिया 0 0 0 22, ठीक है, यही तो पे ऑफ से हमारे, और उस बेस पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो 2 वे बाइनोमियल ऑप्शन इज नथिंग बट, ऐसा समझ लो जो रिस्क न्यूट्रल है उसके 3 क्वेश्चन है, कैसे 1 2 3, बस इसमें गलती क्या करते हैं लोग, पहले इसको ढूंढ लेते हैं ऊपर वाले को, ऐसा नहीं होगा, वर्क बैक करना होगा, पहले सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर पे आएंगे, तभी तो फर्स्ट ईयर पे प्राइज मिलेगी अपने को, और फिर फर्स्ट ईयर से 0th ईयर पे आएंगे। तो ये फैक्टरिंग या ये फैक्टर इन कर सकते हो आप कि आपको रिवर्स में जाना होगा, 3 ईयर में और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से वापस 2 2 2 2 आ जाएंगे, इनफैक्ट 3 ईयर भी जरूरी नहीं है, 3 पीरियड हो गया, तो 1 पीरियड 2 पीरियड, 1 पीरियड में ऊपर हमने देखा था, 2 पीरियड में हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में देख लीजिएगा नोट्स का कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या वैल्यू है, किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा फैक्टर है, इसको जरा सा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आराम से नोट डाउन जॉट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। वापस, हाँ वैल्यू तो वैसे ही निकलेगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने अभी भी देखा, ठीक है, इसमें ये इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है, अगर इसको मैं पिक्चर इन करता हूं तो अलग कहानी हो जाएगी,
क्योंकि क्या बोला है, द चांसेस ऑफ ऑकरिंग सच वेरिएशन आर 60 and 40। अभी ये प्रोबेबिलिटी के अलावा है। तो द अदर वे राउंड इज, क्योंकि ये टिपिकली दे रखा है, तो ये थर्ड वाला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फिर चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, 150 इंटू 0.6, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी तो अलग आई थी। 150 कहां से लाया मैं, ठीक है, 780 और 630 का डिफरेंस, तो कितना आ गया, 150 इंटू 0.6 90, और फिर 0 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा, 0। तो 3 महीने बाद वैल्यू ऑफ कॉल कितना बनेगा, 90। आज हम कितने पे कर रहे हैं, 65.85, तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न ऑफ द कॉल ऑप्शन अलग आ जाएगा। बट दिस इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि इन्होंने ये 60-40 मेंशन किया है, जिसको प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं यूज किया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो अलग ही है, रिस्क न्यूट्रल के लिए हमने अलग ही ढूंढा है। तो थोड़ा सा बीच का पैटर्न है, ये मैंने काट के आपको नॉर्मल वैल्यू निकाला था, इसलिए मैंने बोला था उसको इग्नोर करो। तो अगर वो हटा देंगे तो 2.5 जो भी अपना रिस्क फ्री रेट है, ठीक है, उतना बैठेगा, उसको 10% एनुअलाइज कर देना। बट अगर हम लोग इस 60 और 40 को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ कॉल जो है वो अलग बैठ जाएगा। तो 90 0 उस बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा। ठीक है, एक डाउट भी आया था तो अभी मैंने वही वापस उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि सर ये यहाँ पे 60 और 40 अलग से दे रखा है, तो दे रखा है तो उसको इनकॉर्पोरेट कुछ इस तरीके से वैल्यू निकाल के फिर सॉर्ट करेंगे एंड देखेंगे। ठीक है, मैंने इसको कटवा के नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पुटअप किया था। इफ दिस इज गिवन तो आपका जो चांसेस ऑफ चेंजेस है वो अलग बन जाएगा। ओके, सो ये हमारा एक प्राइमरी बेसिस कवर होता है। मैं थोड़ा सा स्केलिंग ऐसे रख रहा हूं कि इजी टू डिफिकल्ट जा रहे हैं रेदर देन टॉपिक टू टॉपिक। तो ये थोड़ा सा मोस्ट इजीएस्ट और थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट था वो देखा। ठीक है, अभी फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स का भी जो मोस्ट इजीएस्ट और प्रोसीजरल पार्ट है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको थोड़ा सा स्टार्ट करवाया था अबाउट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में डिफरेंस क्या है। अगर हम देखें तो फ्यूचर्स क्या होते हैं, एक्सचेंज रेगुलेटेड होते हैं। फॉरवर्ड्स क्या होंगे, हमारे रेगुलेटेड नहीं होते, तो अनरेगुलेटेड। ठीक है, फ्यूचर्स में क्या काउंटर पार्टी रिस्क होता है कि नहीं होता, नहीं होता, जबकि फॉरवर्ड्स में काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ठीक है, फ्यूचर में हमारा मार्जिन मनी पे करना होता है, ठीक है, फॉरवर्ड्स में हमें मार्जिन मनी पे नहीं करना होता है। फ्यूचर्स में M2M होता है और डेली सेटलमेंट होता है उसमें, जबकि फॉरवर्ड्स में कहां होता है, एट द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही आपका सेटलमेंट होता है। और अगर फिर हम एक और पार्ट देखें तो आपका जो ये है, ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब लॉट साइज फिक्स होता है, एक्सपायरी नक्की होता है, दीज आर ऑल फिक्स। जबकि जो फॉरवर्ड्स है वो क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसका डिटेल चर्चा हमने ऑलरेडी देख लिया था क्या बेस है, बट एक बार मैं वापस शुरू करूं तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में फिर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसकी लिस्ट लिखते हैं। ऑप्शंस में ब्लैक स्कोल्स, रियल ऑप्शन, ठीक है, और स्ट्रैटेजीज वो बाकी है। ठीक है, बट अगर हम यूं जा रहे हैं थोड़ा तो पहले ये कवर कर लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो मार्जिन के क्वेश्चन, ठीक है, देन फ्यूचर्स प्लस फॉरवर्ड्स का वैल्यूएशन, जैसे ऑप्शन में वैल्यूएशन देखा था वैसे इसमें भी वैल्यूएशन है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में हेजिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें वैल्यूएशन के साथ साथ एक और चीज आ जाती है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, तो ये थोड़ा हम लोग देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या इसमें कवर होता है। मार्जिन से रिलेटेड एक सिंपल बट बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वो कवर कराते। कभी भी ध्यान रखना, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे फॉरवर्ड्स हो, चाहे ऑप्शंस हो, दे आर ऑल व्हाट, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि इनमें एक को जितना फायदा हो रहा है दूसरी पार्टी को एग्जैक्टली
उतना ही नुकसान होगा। वापस एक को जितना फायदा हो रहा है दूसरी पार्टी को एग्जैक्टली उतना ही नुकसान होगा। सो एक क्वेश्चन है, देखते हैं, ये मार्जिन का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। हर चैप्टर में एएफएम में मैंने आपको बोला था क्लास में भी कि एक लंबी लिस्ट बना ले कि कौन से तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, ठीक है, और फिर उस पर टिक करते जाए जब भी आप कोई चैप्टर उठाए तो मार्जिन के ऊपर क्या कहानी है मैं क्वेश्चन को रीड करते हुए साथ में समझाता हूं। अ स्पेक्यूलेटर एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग वाला क्या स्पेक्यूलेट कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, शॉर्ट वाला क्या स्पेक्यूलेट करता है कि प्राइस गिरेगा। अ स्पेक्यूलेटर एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग पोजीशन इन निफ्टी फ्यूचर्स एट 2485, द मिनिमम ट्रेडिंग लॉट ऑन निफ्टी फ्यूचर्स इज 100, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर वर्ड आया तो स्टैंडर्डाइज होगा कि कस्टमाइज होगा, स्टैंडर्डाइज, इसलिए लॉट साइज फिक्स हो गया कितना 100। द इनिशियल मार्जिन वाज 10% एंड द मेंटेनेंस मार्जिन इज 8%। रियल लाइफ में ये मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि 10% तो कई बार स्टॉक एक ही दिन में गिर जाता है तो पूरा मार्जिन साफ हो जाएगा, इसलिए 50-60% जैसा रहता है। ताकि क्या होता है, मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, एक दिन का मैक्सिमम रिस्क जो है वो जो चैप्टर 2 में वैल्यू एट रिस्क हमने सीखा था, वार जिसे बोलते हैं, वो वाला पार्ट है। बट यहाँ पे 10% है, भाई ने बोला करने का तो करने का, एंड मेंटेनेंस मार्जिन इज 80% ऑफ इनिशियल मार्जिन विच इज 8%। इसको ऐसे इंटरप्रेट करें, मेंटेनेंस मार्जिन इज 80% ऑफ इनिशियल मार्जिन। नाउ 3 टाइप्स ऑफ मार्जिन आर देयर। फर्स्ट, इनिशियल मार्जिन, the margin which is required to initiate the contract is initial margin. Second, maintenance margin, minimum required इतना होगा ही, मेंटेनेंस के नीचे अगर जाएगा तो आपका मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाएगा एंड हमें वापस उसको कहां पे लाना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन पे। बहुत जन स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं ये कि सर मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाए तो हमें वापस मेंटेनेंस मार्जिन पे लेना चाहिए, क्योंकि वर्ड भी मेंटेनेंस है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस पे लाएंगे फिर कल गिरा फिर ट्रिगर होगा, फिर कल गिरा फिर ट्रिगर होगा, फिर कल गिरा, रोज रोज ही ट्रिगर होता जाएगा। इसीलिए जब भी मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाए हम उसको कहां पे ले आएंगे, इनिशियल मार्जिन पे। एंड फिर हमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, द इंडेक्स क्लोज एट द फॉलोइंग लेवल्स ऑन द नेक्स्ट 5 days। अब देखो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है ये। अगर कोई फ्यूचर्स की जगह फॉरवर्ड्स में एंटर करता है, प्राइस बहुत ज्यादा गिरी तो क्या होगा, बेसिकली हमारे शॉर्ट वाले को फायदा हो जाएगा, लॉन्ग वाले को नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आपकी एक्सपायरी डेट थी उस दिन लॉन्ग वाली पार्टी मिली नहीं, क्यों, क्योंकि कोई रेगुलेशन था नहीं, वो तो भाग गया। तो ऐसा ना हो फ्यूचर्स में भी, क्योंकि फ्यूचर्स में भी गिर तो बहुत ही सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डेली क्लोजिंग प्राइस है ना उस पर सेटलमेंट कर लेंगे एक बार, और जिसको फायदा हुआ उसमें मार्जिन अकाउंट में पैसा बढ़ा देंगे और जिसको नुकसान हुआ उसके मार्जिन अकाउंट में पैसा कम कर देंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम M2M, मतलब मार्क टू मार्केट, उसको बोलते हैं M2M मतलब मार्क टू मार्केट। सो ये आपका प्राइमरी बेसिस है जो आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, सपोज मैंने लॉन्ग कर रखा है, आज प्राइस ऊपर हुई तो शॉर्ट वाले में से पैसा कम होगा, लॉन्ग वाले में पैसा बढ़ जाएगा। फिर कल और प्राइस ऊपर गई तो अगेन शॉर्ट वाले के में से और कम होगा, लॉन्ग वाले में और बढ़ जाएगा। फिर कल और प्राइस नीचे गई, सॉरी ऊपर गई, तो अगेन शॉर्ट वाले में से कम होगा, लॉन्ग वाले में होगा। अब शॉर्ट वाले के तो मार्जिन इतना कम 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 होते हुए मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गया, तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा, इनिशियल। लॉन्ग वाला विड्रॉ कर सकता है क्या, यस, बट जब आप अभी थियोरेटिकली कर रहे हो तो आपको क्या बोलना, कब विड्रॉ करवाना है, अगर बोला हो तो ही। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में बोलते हैं द लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी हो, ठीक है, हम लोगों को इनिशियल मार्जिन के जितना भी ऊपर है उसका 50% विड्रॉ कर सकते हैं। कई बार ऐसा दिया हुआ, एक क्वेश्चन है ऐसा, टंडन तिलक पूछा हुआ क्वेश्चन है आईसीआई के द्वारा। सो उसमें जितना भी हमारे, जैसे सपोज 50,000 मार्जिन आया, हमारा 60,000 हो गया फायदा होके, तो कितना एक्स्ट्रा है इनिशियल मार्जिन से, 10,000, तो हम उसका आधा विड्रॉ कर सकते हैं। पर जब कुछ नहीं बोला वहां, थियोरेटिकली बात कर रहा हूं भी, ठीक है। प्रैक्टिकली हर ब्रोकर का बेस थोड़ा अलग होता है विड्रॉल का, मार्जिन का क्वांटम तो फिक्स्ड होता है जो एक्सचेंज नक्की करता है। ये वाला स्टॉक है
ये इतना होगा, ये इंडेक्स है, ये इतना मार्जिन होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पॉट प्राइस इनटू लॉट साइज, टोटल वैल्यू हो गई हमारी, इनटू परसेंटेज। इतना डिपॉजिट करोगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया पीछे का कि मार्जिन के पीछे क्या होता है। अब यहां पे एक बंदे ने क्या किया है, लॉन्ग पोजीशन लिया है, इनिशियल मार्जिन कितना था 10%, तो हम क्या करेंगे 2485 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेसिकली 2,48,500। नंबर ऑफ लॉट्स एक ही है कि 3-4 है वो देख लेना, सिंगल ही है, ठीक है। उसका 10% कितना हो जाएगा 24850 रुपीज। तो यहां पे दो पार्ट है, ठीक है। अनादर ट्रेडर वेंट शॉर्ट एट द सेम लेवल, तो जीरो सम गेम की कहानी सिखाना चाह रहे हैं हमको ये, तो चलो सीख लेते हैं। क्या करेंगे, लॉन्ग वाला इधर है, शॉर्ट वाला इधर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल मार्जिन कितना है हमारा 24850, यहां पे भी क्या होगा 24850। ऑप्शन वाला दिमाग मत लगा लेना कि शॉर्ट वाले को प्रीमियम रिसीव होगा ना, इसमें लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले दोनों ही पैसा जमा करा रहे, ठीक है। क्या ये एक्सपेंस है? क्या नहीं, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई चेंज नहीं आया एज इट इज ये वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी इनिशियल मार्जिन कितना है हमारा 24850, इसका भी इतना ही है। अब हम 2485 पे एंटर हुए थे, पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस कितनी है 2480, पहले साइड में लिख देते, गिरी के बढ़ी, गिर गई है। फिर 2480 से 2490 बढ़ गई है, फिर 2490 से 2500 बढ़ गई है, फिर 2500 से 2410 गिर गई है, फिर 2410 से 2460 बढ़ गई है, बढ़ गई है। सो ये 3 दिन किसको फायदा होगा, लॉन्ग वाले को, और फर्स्ट और फोर्थ डे किसको फायदा होगा, शॉर्ट वाले को। नेट लास्ट में आप देखोगे तो जितना पहले का फायदा है उतना दूसरे का नुकसान होगा, और वाइस वर्सा होगा, और वाइस वर्सा। सो इसको कैसे पकड़ना है अपने को, देखते हैं आराम से। इधर इनिशियल मार्जिन हमने रख दिया यहां पे, ठीक है 24850। पहले ही दिन मुझे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 2480 माइनस 2485, ठीक है। तो 5 रुपए पर शेयर का नुकसान हुआ। ऐसे कितने शेयर्स थे हमारे 100, तो कितने का लॉस हो गया हमारा 500 का लॉस हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, शॉर्ट वाले में तो उसने 2485 पे बेच दिया है, अब 2480 पे खरीद लेंगे ऐसा मानेंगे। तो इधर क्या होगा 2485 माइनस 2480 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 500 का फायदा होगा। इधर मैं साइड में लिख देता हूं, कितना होगा आपका 248500 का 8% कितना हो जाएगा 19,880। यहाँ पे मार्जिन कॉल ट्रिगर होगा। अगर हमारा मार्जिन बैलेंस थ्रू आउट दीज 5 डेज कभी भी 19,880 के नीचे गया, वापस हम लोग कहाँ लेके आएंगे उसको, इनिशियल मार्जिन पे, मेंटेनेंस मार्जिन पे नहीं, कहाँ लाएंगे इनिशियल मार्जिन। तो ये कितना हो रहा है हमारा इधर 24350, इधर कितना हो रहा है 25350। क्या हमें विड्रॉल का कुछ भी बोला है क्या, नहीं। हमें क्या क्या पूछा हुआ है, मार्क टू मार्केट कैश फ्लोज एंड डेली क्लोजिंग बैलेंस। डे 1 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये इधर भी डे 1 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब सेकेंड डे क्या हुआ होगा, नई दिन नई शुरुआत, 2480 तक तो सेटल हो गया है। सेकेंड गलती जो लोग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वापस अगले दिन भी 2485 और 2490 का डिफरेंस ना, 2485 से 2480 तक का तो सेटलमेंट हो ही गया है। अब हमें क्या करना है 2490 और 2480 का डिफरेंस ढूंढना है। तो सेकेंड डे फायदा हो गया हम लोगों को, 2490 माइनस 2480 इंटू 100, 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1000। तो इधर कितना आ जाएगा 25350, ये क्या हो जाएगा हमारा डे 2 क्लोजिंग बैलेंस। और इधर हम क्या करेंगे 2490, ठीक है 80 माइनस 24, ठीक है 90, तो इंटू 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 रुपए का लॉस, तो ये आ जाएगा 24
350, ठीक है, डे 2 क्लोजिंग बैलेंस। अब अगले दिन क्या हुआ, 2490 से 2500, सेम चीज रिपीट कर देंगे। इधर 1000 ऐड करके कितना कर दूंगा, 26350। इधर 1000 माइनस करके कितना कर देंगे, 23350। क्या मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ है क्या बच्चों, नहीं, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, डे 3 क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे भी क्या हो गया आपका, डे 3 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये कैसे आएगा, 2500 माइनस 2490 इंटू 100। अब इसमें बच्चे है ना अननेसेसरी रट्टा मारने की वजह से, अरे लॉन्ग में पहले ये प्राइस लेने का, शॉर्ट में पहले ऊपर वाला प्राइस। अरे सिंपल लॉजिक लगाने का, बढ़ा तो फायदा, घटा तो नुकसान। लॉन्ग वाले को, शॉर्ट वाले को घटा तो फायदा, बढ़ा तो नुकसान। इधर बढ़ा है तो नुकसान हो गया, तो क्या करेंगे, 2490 माइनस 2500 इंटू 100। और आगे चलते हैं, और आगे क्या करेंगे, 2500 से 2410 भयंकर गिर गया, ठीक है। क्या करेंगे, 2410 माइनस 2500 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 90 इंटू 100, 9000 का लॉस हो गया हमारा। जैसे ही 9000 का लॉस हुआ है आपके फर्स्ट वाले बंदे को, तो उसका यहां पे कितना वैल्यू आ रहा है, 17350। टन टन टन, मार्जिन कॉल की घंटी बज गई। अब वापस क्या लाएंगे, इनिशियल मार्जिन पे कि मेंटेनेंस मार्जिन पे, ठीक है। तो डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट, 24850 माइनस 17350, कितना आ गया, 7500। और इसको कितने पे ले आएंगे, 24850। तो आपका डे 4 का क्लोजिंग बैलेंस ये वाला होगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तो फायदा हो गया हम लोगों को कितना, 9000 का। कहां पहुंच गए हम लोग अगर देखें तो 32350। अगर विड्रॉ करने को बोलते तो इसमें से विड्रॉ करते रहते अपने, तो वो और बढ़िया क्वेश्चन हो जाता। आए तो कर देना, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला हुआ है, फिफ्थ डे को, फिफ्थ डे को प्राइस बढ़ा है हमारा, प्राइस बढ़ा है तो इसको फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा होगा, 50 इंटू 100, कितना, 5000। तो कितना आ गया, 29850। इसको क्या हो जाएगा, नुकसान, कितने का, 5000 का। कहाँ पे आ जाएगा, 27350। अरे सर दोनों ने 24850 ही डाला था और दोनों की वैल्यू ही ज्यादा है, मतलब दोनों को फायदा हो गया है, गलत। कैसे ढूंढेंगे हम लोग, पहले डे लॉन्ग वाली पार्टी, लॉन्ग वाली पार्टी ने इन्वेस्ट कितना किया है और रिडीम कितना किया वो देखते हैं। एक बार 24850 डाला था और एक बार 7500 डाला है, तो टोटल कितना डाला है, 32350 डाला है, हाँ के ना बोलिए। रिडीम कितना किया है, 29850 ही रिडीम किया है। इन्वेस्ट ज्यादा किया है, रिडीम कम किया है, कितने का लॉस हो गया, 2500 का लॉस हो गया। शॉर्ट वाले ने इन्वेस्ट कितना किया है, 24850। बीच में मार्जिन कॉल कुछ भी ट्रिगर हुआ था क्या, नहीं, ठीक है। रिडीम कितना किया है, 27350। डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2500। देख लो, जीरो सम गेम, एक का फायदा इज इक्वल्स टू दूसरे का नुकसान। इस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमारा मार्जिन कॉल का क्वेश्चन है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 2500 2500। सर ये डायरेक्ट गिन सकते हैं क्या, यप। कितने पे इन्वेस्ट किया था, 2485। कितने पे क्लोजिंग हो रही है, 2460। कितने का लॉस हुआ है, 25 इंटू 100, 2500 का लॉस लॉन्ग वाले का क्योंकि गिरा है प्राइस, 2500 का फायदा शॉर्ट वाले का क्योंकि गिरा है प्राइस। सो डायरेक्ट भी गिन सकते हैं। सो नेट प्रॉफिट लॉस ढूंढ लिया, मार्क टू मार्केट कैश फ्लोज ये रहे हमारे, ठीक है। एंड डेली क्लोजिंग बैलेंस वो भी लिख दिया है। मार्क टू मार्केट इधर आए 1 2 3 ऐसा मेंशन कर देना अलग से। सो एक ही टेबल में दोनों पैरेलली बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा क्वाइट इजीली एंड विल बी एबल टू कवर थिंग्स। सो ये आपका अगर मार्जिन कॉल्स पे क्वेश्चन आए तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्यूचर्स आर जीरो सम गेम,
एक का फायदा दूसरे का नुकसान होगा ही होगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ क्रिएटिविटी की हो। ठीक है, सो वो ध्यान में लेना है हमको और अकॉर्डिंगली चीजें सॉर्ट करनी है बस। ओके, ये हमारा जैसा मैंने बोला था फ्यूचर्स में ढेर सारे पार्ट है, मार्जिन का पार्ट हो गया, थियोरी में यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से काफी सारी चीजें आ सकती है, काफी सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, और अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम लोग ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, नेक्स्ट पार्ट विच इज फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स वैल्यूएशन। फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स वैल्यूएशन। अब इसके लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्या है स्टॉक या फिर कमोडिटी। या फिर और इसको चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी और कमोडिटी। और सिक्योरिटी में आपका डायरेक्ट स्टॉक हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है। इंडेक्स इज ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो कैसे वर्क करती है ये चीजें ध्यान रखना। सिंपल टर्म्स में पुटअप करे तो फ्यूचर्स इज और फॉरवर्ड्स इज, सौदा आज हो रहा है, वापस क्या, सौदा आज हो रहा है लेकिन सेटलमेंट थोड़े टाइम बाद होगा। इसको देसी भाषा में तेजी मंदी बोला करते हैं। तेजी मंदी का मतलब, ठीक है, बेरिश बुलिश, मतलब मुझे लग रहा है कि वैल्यू बढ़ेगी, सामने वाले को लग रहा है कि वैल्यू गिरेगी, पर आज प्राइस देने की जगह सेटलमेंट बाद में होगा। तो सपोज मैं कोई एक कमोडिटी है, ठीक है, कमोडिटी का प्राइस है आज 100 रुपए 1 kg का। ठीक है, तो 1 टन का अगर देखे तो ₹1,00,000 हो गया, तो मैं ₹1,00,000 पे लॉन्ग हो रहा हूं। 3 महीने बाद सेटलमेंट होगा, तो आज उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए पता है, ₹1,00,000 नहीं, ₹1,00,000 तो करंट स्पॉट प्राइस है, क्योंकि सेटलमेंट कब होगा, 3 मंथ्स बाद, तो उसमें कैरिंग कॉस्ट ऐड होना चाहिए, क्योंकि मुझे फायदा तो इस प्राइस के बेसिस पे ही होना शुरू हो गया। तो तुरंत मुझे अगर फायदा उस कमोडिटी की प्राइसिंग पे आज से ही होने लग गया है, तो मुझे सेटलमेंट भी आज ही कर देना चाहिए था, पर मैं आज नहीं कर रहा हूं, मैं 3 महीने बाद कर रहा हूं, मतलब मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए, जिसको ये लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। इसको ये लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। और कमोडिटी के केस में एक और कॉस्ट आएगा जिसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट। सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वैसे हमने बहुत देखा हुआ है, बट आप उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल पार्ट में क्विकली बताऊं तो, टेक्निकली कमोडिटी में ऐसा हो जाएगा, अगर मैं अभी जो एग्जांपल लिया उसमें पुटअप करूं तो, कि ₹1,00,000 सपोज 12% रिस्क फ्री रेट है, तो 3,000 मतलब ये कितना हो गया, 1,03,000 वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज सेटल करता तो मैं कहीं से बोरो करता, बोरो करके इसको ₹1,00,000 दे देता। अगर बोरो करके ₹1,00,000 देता तो इफेक्टिवली मेरे को 3 महीने का कितना पड़ता, 1,00,000 इंटू 3/12 इंटू 12/100, 3,000 पड़ता। तो 1,03,000 की वैल्यू इफेक्टिवली हो ही गई, क्योंकि प्राइस आज ही नक्की हो गया और पेमेंट बाद में हो रहा है। मतलब रिस्क फ्री रेट तक तो मुझे कोई फायदा नुकसान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए रिस्क फ्री रेट तक फायदा नुकसान, बिकॉज सेटलमेंट भी तो नहीं हो रहा है, देसी भाषा में देखे तो। और एक और चीज, सपोज सामने वाली पार्टी का कुछ स्टोरेज कॉस्ट भी लग रहा है, तो वो भी मुझे ऐड करना चाहिए कि नहीं, ऐड कर देना चाहिए। सपोज 3 महीने का स्टोर करने का 2,000 खर्चा लगेगा, तो 1,05,000 शुड बी द फ्यूचर्स प्राइस। 1,05,000 शुड बी द फ्यूचर्स प्राइस। तो यहां तक का तो कोई गेन मुझे मिलने ही नहीं वाला है, और मैं क्या सोच रहा हूं कि इससे ज्यादा ही बढ़ेगा।
अब इसमें समझो कि क्या होगा, किसी को बीच में एग्जिट करना हो तो उस दिन की प्राइस स्पॉट वाली, वहां से लेके एक्सपायरी तक का कैरिंग कॉस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसे बोलते हैं, और वहां तक से एक्सपायरी तक का स्टोरेज कॉस्ट, उससे एक वैल्यू होगी। मैंने इस पे एंटर किया था, इस पे एग्जिट कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं 2 महीने बाद, इसकी स्पॉट प्राइस हो गई है 1,08,000, तो फ्यूचर्स प्राइस कितनी हो जाएगी 1,08,000, इसको मैं 3,000 ही पकड़ लेता हूं, सो दिस विल बी 1,06,000, इजी रहेगा, 3 मंथ्स का 3,000 ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। तो 1,08,000 स्पॉट प्राइस हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 1,08,000 इंटू 1/12 इंटू 12/100, ये कहां से लाया मैं बताइए, 2 मंथ्स एक्सपायरी हो गई है, टोटल कितने मंथ्स थे, 3 मंथ्स थे, तो पहले मैंने 3 महीने का इंटरेस्ट गिना था, अब मैं 1 महीने का गिनूंगा, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम गिनेंगे तो 1,080, ये कितना है 1,08,000, और 1,000 रुपये मेरा स्टोरेज कॉस्ट है, क्योंकि 3 महीने का 3,000 था, तो इससे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,10,080 रुपये, तो जो पहले 1,06,000 था वो कितना हो गया 1,10,080। सर वैल्यू स्पॉट मार्केट में तो 8,000 से बढ़ गई है, पर आपको तो सिर्फ 4,080 का ही फायदा क्यों हुआ, क्योंकि 2 महीने का स्टोरेज कॉस्ट गया मेरा 2,000 रुपये, बोलिए। और उसके अलावा मैंने सेटलमेंट नहीं किया तो मेरा वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी गया, सो वो फैक्टर फ्यूचर्स प्राइस में इनकॉर्पोरेट करना होता है, नहीं भी करो सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो तो ओके है, बट मैंने कोशिश की बताने की कि यहां से लेके एंड पीरियड तक, जब एग्जिट करना है तो वहां से लेके एंड पीरियड तक ये जो डिफरेंशियल प्राइस है वो आपका फ्यूचर्स प्राइस का गेन लॉस होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सेटलमेंट नहीं हुआ है तो एक तो आरएफ आपका लगेगा ही लगेगा, दैट इज द कॉस्ट, और उसके अलावा क्या होगा स्टोरेज कॉस्ट। अब ये इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, अलग अलग खेला करना है अपने को, खेला लाइक हम स्टोरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में दे रहे हैं कि एंड में दे रहे हैं, डिविडेंड अभी मिल रहा है कि एंड में मिल रहा है, डिविडेंड यील्ड के टर्म्स में दे रखा है कि नॉर्मल के टर्म्स में दे रखा है, ये सब फैक्टर्स को हम लोगों को जनरली इनकॉर्पोरेट करना होता है। सो कमोडिटी में आपका वैल्यूएशन कैसे हो जाएगा, ठीक है, इफ स्टोरेज कॉस्ट इज पेबल इन एडवांस, तो इस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, प्लस स्टोरेज कॉस्ट, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे फिर वो आप ऐसे निकालेंगे, स्पॉट प्राइस प्लस स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, और यहां पे आपको क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैसे निकलेगा, स्पॉट प्राइस प्लस स्टोरेज कॉस्ट इंटू RF अपॉन 100 इंटू N/12। क्यों स्टोरेज कॉस्ट भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पे करना था, तो स्टार्टिंग में पे करना था तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी पे करना है और स्टोरेज भी पे करना है, दोनों ही पे करना था, तो जो मेरा कैरिंग कॉस्ट होगा वो उस पर ऐड होके गिनेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, लेट स्पॉट प्राइस बी S, ठीक है, तो S प्लस SC, ठीक है, प्लस CC, एंड हाउ टू कैलकुलेट CC, S प्लस SC इंटू RF बाय 100 इंटू N/12, ठीक है, और नेक्स्ट आएगा इफ स्टोरेज कॉस्ट इज पेबल इन अरियर्स, तो उस केस में आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, S प्लस SC प्लस CC, ये तो सेम ही है, लेकिन जो CC कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, S इंटू RF बाय 100 इंटू N/12। आई होप आपको पता चला कि ये क्या हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट दोनों में ही सेम है, बट एक में हमने S प्लस SC रखा और एक में क्या रखा, सिर्फ S रखा,
एक में एस प्लस एस सी रखा है, एक में क्या रखा है, सिर्फ एस रखा है। क्यों? इधर पेबल इन अरियर्स है तो हमें एंड में ही पे करना है, इधर पे तो करना है बट उस पर इंटरेस्ट भी गिनना पड़ेगा। और यही चीज अगर आपको कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग में बोले तो आपका ये क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट विल बी एस प्लस एस सी इंटू ई रेस टू आर टी। उसमें कैरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने सीधा इसको फ्यूचर वैल्यू पे ही ले गए। तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, प्राइस विल बी एस प्लस एस सी। ये कब? जब पेबल इन एडवांस हो। और पेबल इन अरियर्स होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस इज इक्वल्स टू एस इंटू ई रेस टू आर टी प्लस एस सी। यहां पे मैंने इस पे फ्यूचर वैल्यू नहीं किया ये, क्योंकि एंड में ही पे करना है, सिर्फ इस पे गिना है, ठीक है। ये दोनों कब आएंगे, जब आपको क्या दिया हुआ हो, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो सर इसमें तो और भी नया पैदा कर सकते हैं। क्या नया? कि बीच में पे किया हो तो 6 महीने का था 3 महीने पे किया, तो उस केस में क्या करेंगे, पहले जो स्पॉट प्राइस है उसको एकदम एंड पे ले आओ 6 महीने के लिए, और जो कैरिंग कॉस्ट है उसको एंड पे ले आओ 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड करके, फिर वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। सो ये कमोडिटी की प्राइसिंग हो गई, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक हमारा स्पॉट प्राइस, दूसरा हमारा कैरिंग कॉस्ट, तीसरा हमारा स्टोरेज कॉस्ट। इन तीनों का टोटल होता है जनरली, ठीक है। अब स्टोरेज कॉस्ट आपको दो तरीके से आ सकता है, पेबल इज एडवांस, पेबल इन अरियर्स। पेबल इन एडवांस मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट के इनिशिएशन पे ही पे करना था, तो हमने तो आज सेटलमेंट कुछ किया ही नहीं, तो फिर जब मैं इंटरेस्ट गिनूंगा वो क्या गिनूंगा, स्पॉट प्राइस पे भी गिनूंगा, स्टोरेज कॉस्ट पे भी गिनूंगा। इसलिए एस प्लस एस सी प्लस सी सी, बट सी सी विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, या यहां पे भी एस प्लस एस सी इंटू ई रेस टू आर टी। सर कैरिंग कॉस्ट तो ऐड किया ही नहीं, जब मैं ई रेस टू आर टी कर रहा हूं तो अपने आप 1.0256 ऐसा कुछ बैठेगा, तो एक पे 2.56% ऐड हो जाएगा, तो इसमें आ गया है ऑलरेडी। और पेबल इन अरियर्स है तो कैरिंग कॉस्ट मेरा कैसे आएगा, सिर्फ एस के मतलब स्पॉट के प्राइस पे आएगा। ये किसकी प्राइसिंग हो गई, आपकी कमोडिटीज की प्राइसिंग हो गई। थंब रूल सिंपल है कि सौदा आज हो रहा है लेकिन सेटलमेंट बाद में होगा, तो कैरिंग कॉस्ट कंसिडर होना चाहिए, स्टोरेज कॉस्ट कंसिडर होना चाहिए, सो ऑन। तो फिर सिक्योरिटीज में कैसे होता है, अगर स्टॉक है तो हमारा आ जाएगा प्राइस इज इक्वल्स टू, ठीक है, टुडेज फ्यूचर प्राइस, थियोरेटिकल, दीज आर ऑल थियोरेटिकल, ठीक है। तो प्राइस इज इक्वल्स टू, स्टॉक के केस में क्या होगा, स्पॉट, स्टॉक का स्टोरेज कॉस्ट नहीं होता है, लाइक कमोडिटी नेग्लिजिबल होता है, तो इट इज व्हाट, स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, लेकिन इसमें भी अब कहानी आएगी। क्या पहली कहानी आएगी, डिविडेंड इज रिसीव्ड एट द एंड, ठीक है। फिर क्या आएगा, डिविडेंड इज रिसीव्ड, ठीक है, एट द बिगिनिंग, ठीक है, डिविडेंड इज रिसीव्ड एट द मिडल, जो भी हो। अब आपको याद हो तो आपको पता होगा कि जब डिविडेंड मिलता है तो स्टॉक प्राइस एडजस्ट होती है, किससे एडजस्ट होती है स्टॉक प्राइस, डिविडेंड के अमाउंट से। जितना डिविडेंड मिलता है उतने से स्पॉट प्राइस रिड्यूस हो जाता है, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, इसलिए डिविडेंड को क्या कर रहे हैं, माइनस। तो अगर डिविडेंड इज रिसीव्ड एट द बिगिनिंग है तो हम क्या करेंगे, स्पॉट माइनस डिविडेंड, ठीक है, प्लस सीसी। जबकि सीसी कैलकुलेट कैसे होगा अगर आप देखोगे तो, स्पॉट माइनस डी इंटू आर एफ अपॉन 100 इंटू n/12, इजी पीजी। और डिविडेंड रिसीव्ड एट द एंड है तो हम क्या करेंगे, स्पॉट प्लस सीसी माइनस डिविडेंड, जहां पे सीसी कैसे कैलकुलेट होगा, स्पॉट इंटू आर एफ अपॉन 100 इंटू n/12, क्योंकि डिविडेंड एंड में ही मिलने वाला है तो सिर्फ कैरिंग कॉस्ट स्पॉट पे ही होगा। डिविडेंड स्टार्टिंग में मिल जाएगा तो मेरे को कुछ तो पैसा हाथों हाथ ही मिल जाएगा, तो स्पॉट प्राइस ही कम हो जाएगी, तो स्पॉट में से डिविडेंड कम करके फिर हमने गिना, ठीक है। इसको ही
इसको ही हम लोग एक और तरीके से पर्सपेक्टिव कर सकते हैं कि सपोज कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो हम क्या करेंगे, s इंटू ई रेस टू आर टी माइनस डी, कब, डिविडेंड एट द एंड, ठीक है, और s माइनस डी इंटू ई रेस टू आर टी, ये कब होगा, डिविडेंड एट द बिगिनिंग। सो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ये केस 3 हो गया, ये केस 4 हो गया। और आपको कभी कभी एक फिफ्थ केस और देंगे, वैसे वो इंडेक्स में ही काम का है, बट इसमें दे दे तो कभी कभी आप लोगों को डिविडेंड यील्ड दे देंगे। अब डिविडेंड यील्ड हमेशा एनुअलाइज्ड होती है, क्योंकि बोले स्टॉक हैज अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 3%, मतलब 3% वो पूरे साल भर का डिविडेंड दे रहा है। तो हमारा तो 6 महीने का ही फ्यूचर्स है, तो 1.5% करने का, तो 1.5% करने का, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, क्या, कि डिविडेंड यील्ड है तो हो जाएगा s इंटू ई रेस टू आर माइनस डी वाई इंटू टी। ब्यूटिफुल पॉइंट। सपोज रिस्क फ्री रेट 12% है, डिविडेंड यील्ड 3% है, तो 12 में से 12% पे इंटरेस्ट लगेगा, पर 3% मिल भी जाएगा, तो इफेक्टिवली तो 9% ही हुआ, और 6 महीने का है तो 9 इंटू 6/12 0.045, उसके हिसाब से वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, डिविडेंड यील्ड इज ऑलवेज ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस। तो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में जाना है तो फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड यील्ड इंटू वो कर देना, बट नॉर्मली डिविडेंड यील्ड दे विल आस्क व्हेन देयर इज कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो रिस्क फ्री रेट ही उतने से कम कर दो, आपका सिंपल लॉजिक वो है, ठीक है। और अगर यही चीज हम लोगों को इंडेक्स पे पूछते हैं, तो इंडेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो इसमें तो हमेशा डिविडेंड यील्ड ही होगा, इंडिविजुअल डिविडेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडेक्स थोड़ी डिविडेंड देता है, इंडेक्स कभी डिविडेंड दे ही नहीं सकता है। तो अगर इंडेक्स कभी डिविडेंड दे ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्पॉट इंटू ई रेस टू आर माइनस डिविडेंड यील्ड इंटू टी, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, सिंपल। और उस बेसिस पे हमको ले लेना, दिस इज अंडर द अजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये इतने आपके वेराइटीज आ सकते हैं फॉर थ्योरेटिकल फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स वैल्यूएशन। अलग अलग पार्ट्स को मैंने एक जगह थोड़ा पुट फॉरवर्ड किया है, इसके हिसाब से हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वो फेयर वैल्यू होगी थियोरेटिकली। बाजार में अगर इससे ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, फ्यूचर सेल करेंगे, स्पॉट में बाई करेंगे। बाजार में जो प्राइस है वो इससे कम है तो फ्यूचर्स बाई करेंगे, ठीक है, और हम लोग स्पॉट में सेल कर देंगे, और डिफरेंस जो है वो हमारा क्या बैठेगा, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बैठेगा। डिफरेंस हमारा क्या बैठेगा, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बैठेगा। तो ये थोड़ा हम लोगों को फैक्टर इन करना है, ऑल द वैल्यूएशन फॉर्मूलाज आर हियर। अब इसमें नया आ सकता है, ऐसा नहीं है, कभी बोलेंगे बीच में आपको डिविडेंड मिला, कभी बोलेंगे आपको कि बीच में कैरिंग कॉस्ट पे किया, 1 महीने बाद पे किया, हर 3 महीने बाद कंपाउंड हो रहा है, 6% है, 6 महीने है बट विथ क्वार्टरली रेस्ट है, तो कुछ नहीं, कंपाउंडिंग के फॉर्मूला पुटअप करने, उसको ऐसा घबराने का नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, क्या ही हो गया वैसा, ठीक है। आई विल कवर इट इन द सम्स एज वेल, बट दिस इज हाउ वी मस्ट कैलकुलेट। सो ये थ्योरेटिकल प्राइस है, द लॉजिक इज वेरी सिंपल, ठीक है। इन केस ऑफ कमोडिटीज हमारा होगा स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। इन केस ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड। क्यों, इसमें हमारा प्राइस एडजस्ट होता है, हम आज से फायदा नुकसान शुरू कर रहे हैं पर सेटलमेंट बाद में हो रहा है, तो उतना वैल्यू तो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट हो गया। इसीलिए देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फ्यूचर्स वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर्स थोड़े दिनों बाद सेटल होने वाला होता है, इसलिए सो वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको, इसके ये वाले सेगमेंट के फ्यूचर फॉरवर्ड वैल्यूएशन और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, वी विल कवर अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, द 3 month फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी, फॉरवर्ड प्राइस ही दे दी है, 3 month फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इज हाउ मच, 208.18, द बोरोइंग रेट इज 8% per annum,
पेबल विथ मंथली रेस्ट, अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि ऐसा नया नया डालते रहेंगे. व्हाट शुड बी द स्पॉट प्राइस, मैंने क्या बोला था, फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड. बट इस क्वेश्चन में डिविडेंड है क्या दूर दूर तक, नहीं. तो स्पॉट और कैरिंग कॉस्ट को कंसिडर करेंगे हम लोग, हाँ के ना बोलिए. यस, ठीक है. हमें स्पॉट प्राइस तो ढूंढना है. फॉरवर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 208.18. स्पॉट प्राइस को x ले लू, और अभी इसमें मैंने जो आपको उधर सारे पुटअप किए थे वो सिंपल था, पर यहां पे क्या बोला हुआ है, द बोरोइंग रेट इज 8% पर एनम विथ मंथली रेस्ट, मतलब कंपाउंड करने को बोला है. कैसे करेंगे, 1 प्लस 8/1200 रेस टू 6. पर ये कैसे आया, कितने क्या टाइम ड्यूरेशन है, 6 मंथ. 8% हमारा 12 महीनों का है, 12 महीनों का 8%, तो एक महीने का कितना, तो करो 1 इंटू 8/12, और 100 तो वैसे ही परसेंटेज को नॉर्मल करने के लिए होता है, तो 8/1200 कितना आएगा बताइए, 1.0066 बार रेस टू 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 208.18. सर क्यों लाए आप ये, बिकॉज बोला हुआ है मंथली रेस्ट. मैंने उधर सारे सिंपल वाले पुटअप किए थे, यहां पे 6 बार कंपाउंड होगा वो. तो ऐसा कर सकते हो कि 12 महीने का 8%, तो एक महीने का 0.66% हो गया. तो 0.66 को डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 1.0066 हो गया, और 6 बार कंपाउंड होगा 6 महीने में. करो कैलसी पे, 1.006666666666 इंटू इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इंटू इक्वल टू. कितना आ रहा है वैल्यू बताइए जरा, 1.0407 इज इक्वल्स टू 208.18 आ गया. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 208.18 डिवाइडेड बाय 1.0407, निकाल लीजिए कितना आया, 200 रुपए. तो नॉर्मली स्पॉट से फॉरवर्ड प्राइस पे जाना होता है, यहाँ पे क्या करने को बोल दिया है, फॉरवर्ड से स्पॉट. तो अगर ये पुटअप कर रहे हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये पूरी कहानी देखी थी, ठीक है, इस वॉज ऑल अंडर सिंपल. देखो मैंने RF 100n/12, बट जैसा मैंने बोला ये लोग कुछ नया नया दे रखेंगे. तो अगर मंथली रेस्ट बोला हुआ है, तो मंथली रेस्ट में हम कुछ इस तरह का कहानी देख सकते हैं, बिकॉज देन इट विल बी मंथली कंपाउंडिंग. मंथली कंपाउंडिंग. अच्छा, कई बार कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग दे दे और सपोज ई की वैल्यू नहीं दी हुई हो, तो सबसे नजदीक क्या होगा, मंथली कंपाउंडिंग है उसके नजदीक. तो अगर छोटी वैल्यू है तो मंथली कंपाउंडिंग और कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा. सो ये एक पार्ट हुआ हमारा जो हम लोगों को थोड़ा देखना है. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. The following data relates to Anand Limited's share price. Current share price कितना है हमारा, 1800. 6 months futures price is 1950. इसका मतलब 6 महीने बाद का प्राइस नहीं, 6 महीने की एक्सपायरी का फ्यूचर का आज का प्राइस. फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 महीने की बाद की एक्सपायरी का आज का प्राइस कितना है, 1950. पहले तो चेक कर लेने का, शेयर है कि कमोडिटी है. शेयर है तो कैरिंग कॉस्ट और डिविडेंड आएगा, कमोडिटी है तो कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट आएगा. डिविडेंड माइनस होता है, स्टोरेज कॉस्ट प्लस होता है. Assuming it is possible to borrow money in the market for the transaction in the securities at the rate of 12% per annum, you are required to calculate the theoretical minimum price at the 6 months forward purchase. Okay, check कर लेते हैं. And to explain the arbitrage opportunity, ये नया पार्ट है. तो क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर्स प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट. डिविडेंड तो लिया ही नहीं सर आपने, है ही नहीं, जाने दो. ओके, तो क्या करेंगे यहां पे, 1800 ले लू मैं, ठीक है, प्लस 1800 इंटू 12/100 इंटू 6/12, तो ये क्या हो जाएगा, 1801 हो गया. ठीक है, 1 जा 12 को काट दो, 0 0 0 0, 18 6 जा 108 आ जाएगा. तो 1800 प्लस 108 कितना आ जाएगा,
1908। ये मैंने प्योरली क्या किया है, सिंपल मान लिया है। इसको आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। अब कंपाउंडिंग में वही है कि क्वार्टरली करे कि मंथली करे, ठीक है। सबसे अगर आपको कंजर्वेटिव जाना है तो मंथली करो, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा प्राइस अलग आएगा, 1800 प्लस या 1800 इंटू 1 प्लस कितना करेंगे हम लोग, 12/1200 रेज़ टू 6। देसी भाषा में बोले तो 12 महीने का 12 टका, तो 1 महीने का 1 टका। तो 6 महीने के लिए हम क्या करेंगे, 1.01/6 इंटू 1800। थोड़ा गैप आ जाएगा, थोड़ा गैप ज्यादा ही आएगा, करो 1.01 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू 1800 कितना आ जाएगा, 1910.73 रुपीज, ठीक है। ये कंपाउंडिंग के कारण का डिफरेंस है। कौन सा करते हैं, दोनों चलता है, मोस्टली दोनों ही देते हैं, और वो मेंशन करते हैं, पूछते हैं तो कि ऐसा बेसिस रख दो, ठीक है। ये हमारा पार्ट है। अब बाजार में कितने पे बैठ रहा है, 1950। अच्छा, ऐसा कुछ भी अजम्पशन तो अब स्टार्ट में पुटअप करेंगे, एंड में मत करना, तब तक तो चेकर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लिख देना हमने कंपाउंडिंग माना है, क्योंकि अब इसमें तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी हो सकता है, तब और अलग आएगा, तो मल्टीपल ऑप्शन बन सकते, तो इस चीज का लोड नहीं लेना है, वो लोग देंगे, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी देंगे, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू आया है 1908, ये क्या आया हमारा, फेयर वैल्यू। जबकि बाजार में ट्रेड कितने पे कर रहा है, यही चीज 1950। देसी भाषा में बोले तो क्या हो गया, 1908 की चीज 1950 पे ट्रेड कर रही है। अगर 1908 की चीज 1950 में ट्रेड कर रही है तो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, फ्यूचर्स ओवर वैल्यूड है। तो अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एग्जामिन दी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस कितना है, थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस 1908। सिंपल के हिसाब से कर रहा हूं, यू कैन टेक 1910.73 ऑल्सो, ठीक है। और मार्केट प्राइस ऑफ फ्यूचर्स कितना है, 1950। तो सिंस मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस, या फेयर वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड, ऐसे लिखना पूरा। और ओवर वैल्यूड होगा तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और तुरंत उसको कवर करने के लिए स्टॉक को लॉन्ग कर देंगे। ये कहां करेंगे, कैश मार्केट में। ये कहां करेंगे, फ्यूचर्स मार्केट में। आर्बिट्राज सिखा रहा हूं। अब क्या होगा समझिए, आज टुडे क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो हमारा, एक तो हमने कैश मार्केट में लॉन्ग किया है, कितने पे लॉन्ग किया होगा, 1800, ठीक है, 1800 पे लॉन्ग कर दिया हमने। और फ्यूचर्स मार्केट में क्या हुआ है, 1950 पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मैंने फ्यूचर्स पे शॉर्ट किया है मतलब मुझे डिलीवरी देनी होगी, क्योंकि मैंने बेचा हुआ है, तो या तो डिलीवरी दो या कैश सेटल करो, बात एक ही है। तो उसके लिए मेरे पास शेयर होना चाहिए, तो मैंने शेयर आज खरीद के रख लिया। अब मैं देख रहा हूं, ठीक है, सपोज, ठीक है, प्राइस हमारा हो जाता है 2000 रुपए, ठीक है, कब, एट 6 मंथ्स कितना हो जाता है, 2000 रुपए, कितना हो जाता है, 2000। तो क्या होगा, कैश मार्केट में मैंने 2000 पे सेल किया, बोलिए, ऑल्सो इंटरेस्ट पे किया, कितना, 108। कैसे 108 इंटरेस्ट पे किया बोलो, क्योंकि 1800 पे लॉन्ग किया था, पैसा तो था ही नहीं, ठीक है। अगर पैसा था तो 1800 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिन लो, बात एक ही है। तो 1800 का 12 टका 6 महीना, मतलब 108 इंटरेस्ट पे किया, बोलिए,
और फ्यूचर्स में मैंने 1950 पे शॉर्ट किया था और मेरे को 2000 प्राइस हो गई, तो 1950 पे शॉर्ट किया और 2000 हो गई, प्राइस बढ़ी के कम हुई? बढ़ गई। कितनी बढ़ी प्राइस? 50 रुपए बढ़ गई। अगर 50 रुपए बढ़ी है, इसका मतलब शॉर्ट वाले को तो लॉस होता है, तो 50 रुपए का ये लॉस हुआ, 108 का ये लॉस हुआ। हाँ के ना बोलिए। और ये 2000 पे सेल किया था, 1800 पे बाई किया, मतलब 200 का फायदा हुआ मेरे को। तो 2000 कैश फ्लो लिखने की जगह मैं प्रॉफिट लॉस लिख रहा हूं। ठीक है, तो वैसे कैश से भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कैश में एक्चुअली 1800 फिर पहले का नेगेटिव भी दिखाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट ही दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से मुझे 42 का गेन हो गया, बोलिए। अच्छा, 1950 और 1908 का डिफरेंस निकालो तो बच्चों कितना होता है? 42। अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, कोई बात नहीं, प्राइस 1800 मान लो, ठीक है, 1700 मान लो, ठीक है, सपोज प्राइस कितना होता है? 1700 आफ्टर 6 मंथ। तो मुझे क्या होगा? कैश मार्केट में 100 का लॉस हो गया। कैसे का लॉस हुआ बोलिए? 1800 से 1700 हो गया, हाँ या ना बोलिए। अच्छा, फिर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितने का? 108 का। फ्यूचर्स मैंने कितने पे शॉर्ट किया था? 1950। अभी एंड में कितना हो गया है? 1700। एक्सपायरी पे तो कुछ वैल्यू, एक्सपायरी पे कभी भी ध्यान रखना, चाहे ऑप्शन हो चाहे कुछ भी हो, सब में टाइम वैल्यू हट जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट जीरो हो गया। कैरिंग कॉस्ट जीरो हो गया, डिविडेंड तो हाथों हाथ आज मिलेगा नहीं, तो मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट? स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर प्राइस। तो फ्यूचर्स प्राइस तब कितना हो गया? 1700। कोई चीज 1950 पे बेची है और 1700 हो गई, तो क्या हो गया? 250 का फायदा। गना इन तीनों का टोटल कितना होगा? 208 250 में से उड़ेगा 42 का गेन। इनफैक्ट कुछ भी प्राइस कर लो 42 का ही गेन होगा, जो कि स्टार्टिंग है। बट एक्सप्लेन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बोले तो आपको ऐसा पुटअप करना है। सर आज 0th ईयर में आज क्या हुआ? ना तो यहां पे कुछ गया ना ही यहां पे कुछ गया। क्यों? मार्जिन कुछ बोला हुआ ही नहीं है, और आर्बिट्राज में आप यही मानते हैं जीरो मार्जिन है, तभी आर्बिट्राज वर्क करेगा। ठीक है, नहीं तो फिर मार्जिन का भी आपको कैरिंग कॉस्ट गिन के फिर चेंज करने का डिफरेंस, तो उतना डिफरेंस आएगा। बट मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया, क्या आज कुछ हुआ? नहीं। मैंने कैश मार्केट में खरीदा, पर मैंने तो उधारी देके खरीदा ना, तो 1800 आया भी, 1800 चला भी गया, तो आज तो कुछ हुआ ही नहीं। और 3 महीने बाद चाहे प्राइस जो भी हो जाए, मेरे को कितने का फायदा होगा? 42 रुपीज का। वन ऑफ द कोर पॉइंट लोग छोड़ के जाते हैं इसको, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। ऐसा मैं तो ये चाहूंगा कि आप एक्स के टर्म्स में समझे। सपोज प्राइस एक्स हो जाता है फ्यूचर्स में, तो क्या होगा? हमको कैश मार्केट में क्या होगा? कैश मार्केट में देखें तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा? अगर हम देखें तो x माइनस 1800 हो जाएगा। अच्छा, फ्यूचर्स में क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो 1950 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलिए, 1950 माइनस एक्स हो जाएगा। और इंटरेस्ट ले रहा हूं, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अलग से 108 जाएगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना लो, x माइनस 1800 प्लस 1950 माइनस एक्स माइनस 108। एक्स एक्स वहा, ठीक है, 1800 और 108, 1908 हुआ, ये 1950 हुआ, हमेशा कितना आएगा? 42। सेट ही वैसे ही हुआ है। ये कब होगा? फ्यूचर में। ठीक है, आज क्या होगा? स्पॉट में तो कुछ भी नहीं बाहर गया है मेरा। क्यों नहीं बाहर गया स्पॉट में कुछ भी? उधारी लेके खरीदा है। अच्छा, और फ्यूचर्स में भी कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। क्यों कुछ भी नहीं हुआ है? कोई मार्जिन है ही नहीं। आर्बिट्राज के लिए हम यही मानते हैं, सारे सम वैसे ही किए हुए। मार्जिन दे दे तो ये जो नीचे हमने थियोरेटिकल वैल्यू की ना उसमें मार्जिन का भी इंटरेस्ट कंसिडर कर लेने का, और फिर वैल्यू क्रिएट कर। तो दिस इज हाउ योर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वर्क्स। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। लोग इसको ऐसा सिंपल ही कर दे, आता वही है आंसर। क्या? 1908 और 1950 का डिफरेंस बताओ कितना आएगा? 42। डन, लिख दो, खत्म। नहीं, जब बोला एक्सप्लेन द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को जो है वो ऐसे बताना पड़ेगा।
कि इस पे इतना हुआ, इस पे इतना हुआ, तो क्या, तो या तो दो प्राइस लेके बताओ, एक ऊपर एक नीचे, या फिर आप क्या करो, एक्स लेके चेक कर लो, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा। सो ये हमारा एक और क्वेश्चन है अबाउट दिस। अब इसमें थोड़ा डिविडेंड का तड़का डालते हैं, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इंडेक्स वाला पार्ट है, और ई वी रेस टू भी क्या आता है। तो लोग क्या, एक तो घबरा बड़ा बहुत जाते हैं, इतनी सारी चीजें आ गई, वैसा सिंपल ही है, समझिए। ऑन 31/8 मतलब 31 अगस्त, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स वॉज 2200, ठीक है, जमानों पहले था। द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज has been 8% per annum. The dividend yield on the stock index is as under. अलग अलग महीनों का अलग अलग डिविडेंड यील्ड दे दिया है, which is again per annum. Assuming that the interest is compounded continuously, find out the future price of the contract deliverable on 31/12/2011, given that e raised to 0.01583 is equals to 1.01593। देख के घबराने का नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है। पहले तो देखो 31 अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गलत, 31 अगस्त है, अगस्त तो चला गया, तो बचा क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन चारों का यील्ड देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, स्पॉट इनटू ई रेस टू आर एफ माइनस डिविडेंड यील्ड रेस इनटू टी। तो स्पॉट कितना दे रखा है हम लोगों को, 2200, ठीक है। ई रेस टू आर एफ कितना है हमारा, 0.08, एक बार ईयरली लिखते हैं। डिविडेंड यील्ड 4 महीनों का कितना है, तो 4 महीनों का डिविडेंड यील्ड कितना होगा, करो 3 + 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज डिविडेंड यील्ड आएगा 3.25। क्या ये पर एनम है क्या, यस, ऊपर मेंशन्ड है। क्या रिस्क फ्री रेट भी पर एनम है क्या, यस, तो सीधा एडजस्ट कर सकते हैं। रिस्क फ्री रेट मतलब 100 रुपए पे 8% इंटरेस्ट लगेगा, डिविडेंड यील्ड मतलब 100 रुपए पे 3.25% ऑन एन एवरेज मिलेगा, तो -0.0325, और टी क्या हो जाएगा बताइए, 4/12, करो 0.08 माइनस 0.0325 इंटू 4/12, कितना आ रहा है बताइए, 2200 इंटू ई रेस टू कितना आएगा, 0.015 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू तो पता ही है ना हम लोगों को, क्या करेंगे अब, 2200 इंटू 1.01593, तो इससे आपकी वैल्यू बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, जो भी 2235.046। बाई चांस सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, सेम आ जाए, अटक जाओ, तो यू नो कैसे भी करके इस पे पहुंचना है, ये ध्यान रखना है। ये ऐसे एग्जाम के लिए बता रहा हूं, बाकी लॉजिक तो बताया ही मैंने ऑलरेडी कि कैसे वर्क होगा जब डिविडेंड यील्ड हो। डिविडेंड यील्ड इज ऑलवेज पर एनम, भले ये ऊपर नहीं भी दिया हुआ होता तो भी मैं वही मानता। ऑल्सो 12 महीने का टोटल नहीं मारूंगा क्योंकि 4 ही महीने आ रहे इधर, तो इनका मैंने क्या किया, पहले एवरेज कर दिया, ठीक है। तो 3 + 3 + 4 + 3/4 कितना आ गया, 3.25, 8% से बढ़ रहा है, 3.25 तो उसमें मिल जाएगा, तो मतलब इफेक्टिवली तो मेरा सालाना इंटरेस्ट कितना हो गया, 4.75, 4.75 साल भर का, तो 4 महीने का कितना, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया, 4.75 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा 0.015 ऐसा कुछ कुछ बनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑन इंडेक्स। इंडेक्स आपका हमेशा ही डिविडेंड यील्ड ही होता है इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स डिविडेंड देता नहीं है, ठीक है। बिकॉज डिविडेंड नहीं देता है तो डायरेक्ट वैल्यू आप जो है वो कंसिडरेशन में ला सकते हैं ऐसा। सो ये एक और आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और सिंगल पार्ट कर लेते हैं, तो फ्यूचर्स और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज का कहानी आई थिंक आपका
बन जाएगा इसमें, कैलकुलेट द 3 month PQR फ्यूचर्स प्राइस इफ PQR फेस वैल्यू 10 है, याद रखिएगा, कोट्स एट 220 ऑन NSE एंड द 3 month फ्यूचर प्राइस कोट्स एट 230। तो स्पॉट प्राइस कितना लिखोगे, 220 रुपए, फ्यूचर्स प्राइस कितना आ जाएगा, 230 रुपए, ड्यूरेशन ठीक है कितना है, 3 months। अगेन यू कैन टेक दिस टू बी व्हाट, द per annum and the expected annual dividend is how much, 25% payable before expiry, at the end ही मान रहा हूं, ठीक है। also examine the arbitrage opportunities। क्या करेंगे अभी, सिंपल के टर्म्स में बता रहा हूं, तो क्या होगा, 220 इंटू 15, ठीक है, बाय 100 इंटू 3/12 करो, 220 इंटू 15/100 इंटू 3/12 कितना, 8.25, ठीक है, और 220 और ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 228.25। उसमें से 2.5 रुपए डिविडेंड एंड में मिलेगा मुझे। सर 2.5 रुपए कहां से लाए आप, डिविडेंड इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, इट इज नॉट यील्ड, यील्ड इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, एंड डिविडेंड सिर्फ बोला हुआ तो इट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, बचपन के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, 10 इंटू 25% कितना हो रहा है, 10 इंटू 25%, 2.5 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 225.75। सर इसको हम लोग कंपाउंडिंग से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल करो, 15/1200 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15/1200 प्लस 1 रेस टू 3 इंटू 220, ठीक है, निकालो कितनी वैल्यू आ रही है ये, 228.35, थोड़ा बढ़ गया, माइनस 2.5 डिविडेंड तो कितना आ जाएगा, 225.85। व्हाट इज दिस 225.85, थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस, फेयर वैल्यू, बाजार में कितने पे कोट कर रहा है, 230। तो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे, स्पॉट में बाय करेंगे। एग्जामिन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज कर लेते हैं भाई। सपोज भविष्य में प्राइस 250 हो जाता है, भविष्य में प्राइस 200 हो जाता है। अगर 250 होगा, मैंने कितने में खरीदा, 220 में खरीदा था, 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 30 रुपए का गेन हुआ शेयर पे, बोलिए। प्लस मैंने क्या किया था, डिविडेंड भी रिसीव होगा मुझे, बोलिए कितना डिविडेंड रिसीव होगा, 2.5, बोलिए। ओके, उसके अलावा मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट आया था यहां पे, 8.35, इधर वाला ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये रहा 8.35, ठीक है। और फ्यूचर्स पे मुझे क्या होगा, 230 पे मैंने बेचा था, और कितना हो गया है मेरा, 250, 230 और 250 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 का लॉस हुआ कि फायदा हुआ, लॉस। टोटल लगाओ जरा, 30 प्लस 2.5 कितना है, 32.5, 32.5 माइनस 28.35 कितना आया, 4.15। 225 और 230 का डिफरेंस निकालो बच्चों, कितना आएगा, 4.15। हमेशा सेम ही आना है। इसमें नया पार्ट क्या ले आया है, डिविडेंड, क्योंकि मैं स्पॉट पे बाई करूंगा तो मेरे को डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो 2.5 रुपए का डिविडेंड मिला, 30 रुपए का गेन ऑन स्पॉट मार्केट हुआ, ठीक है। 8.35 का इंटरेस्ट और फ्यूचर्स पे 20 का लॉस हुआ। सर प्राइस 200 हो गया, तो प्राइस 200 होने पे हम क्या करेंगे, हमारा 220 और 220 का लॉस हो जाएगा स्पॉट में, ऑल्सो डिविडेंड मिलेगा 2.5 का, ऑल्सो इंटरेस्ट खर्चा लगेगा 8.35 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑल्सो फ्यूचर्स पे गेन हो गया, 230 की चीज कितने की हो गई, 200 की।
तो 30 का फायदा हो गया ना। याद करो शॉर्ट में कम होने पे फायदा, तो 230 minus 200, this is interest which is same, this is dividend which is same, and this is 200 minus 220, टोटल लगाइए, ठीक है। ये कितना है 32.5, ये कितना है 228.35, कितने का डिफरेंस आ जाएगा 4.15। दिस इज योर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। एक्स लेके करेंगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। डिविडेंड हो तो क्या, डिविडेंड यील्ड हो तो क्या, स्टोरेज कॉस्ट हो तो क्या, कैरिंग कॉस्ट इन एडवांस हो तो क्या, कैरिंग कॉस्ट इन अरियर्स हो तो क्या, इन सब फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ये मैंने फ्यूचर्स और फॉरवर्ड का ऐसा समझ लीजिए 2/3 एंगल कवर कर दिया है। मतलब हमने मार्जिन कवर किया है, वैल्यूएशन कवर किया है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कवर किया है, फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स का हेजिंग, ठीक है, रियल ऑप्शन और ब्लैक स्कूल्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, सो दैट ये पूरा ही कवरेज हमारा क्लोज हो जाए इसका।